इसलिए बोला इसकी हमें याद आएगी। हमने टेबल भी याद करने ली थी, याद करके आए हो टेबल? हाँ उस दिन आधी थी ना तुम लोग को, याद है कुछ कि नहीं? चिल्ड्रन डे में खोए रहे बस। मम्मा आई नहीं अच्छी तरह। उस दिन पूछा था तुमसे, ये मत कहो कि हम नहीं आए। निकाली किसके पास? एक तुम्हारे पास और एक ही है। तुम्हारे पास नहीं है? मिलने खा रहे हैं हम। मिलने अंतर्राष्ट्रीय कौन सी क्लास की है? फर्स्ट ईयर की है। राइटर किसका होगा? एजुकेशन की है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड क्या है? पहले तो इंटरनेशनल होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? अच्छा और अंतर्राष्ट्रीय पूरे हैं विदेशी देशों से अपना मेलजोल होना, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बोध एक ऐसी भावना है जिसमें हम विश्व के लोगों को नागरिकता के बारे में बताते हैं, ठीक है। हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की चीजें सीखेंगे, वहाँ के कल्चर सीखते हैं, तो वहाँ वाले भी हमारे यहाँ पे कल्चर सीखने आते कि नहीं आते? फौरन आते हैं, हमारे यहाँ की चीजें सीखते हैं, उनको जो भी पसंद आता है वो क्यों आते हैं। इस टाइप टूरिस्ट का आना काम क्या है? सिर्फ ये किला वगैरह घूम के चले गए, यहाँ के कल्चर को पता करना, ठीक है। हम भी वहाँ जाते हैं तो हम ये नहीं कि बस वहाँ किला देख के आ गए, हम भी वहाँ के कल्चर को पता करते हैं, वहाँ का रहन क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, लोगों का कैसा रहना सहना, खाना पीना, ये सब हम, और जो हमें पसंद आता है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते? आजकल देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर ज्यादा यूज हो रहा है, पहले हमने देखा होगा तभी तो हम उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली हम सीख गए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बोध क्या होगा? एक ऐसी भावना जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर ले जा सकते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल लोग हैं, जो फॉरेन है, उनको बताना है कि हमारे यहाँ की नागरिकता कैसी है, ठीक है। जो भारत है वो सभी देशों से अलग है, सेम तो नहीं है कि एक सा है। यहाँ ये अलग क्यों पाया जाता है? भारत हमारा अलग क्यों है? अलग-अलग राज्य भी, अलग-अलग वो संस्कृति भी है। राज्य तो अलग नहीं, राज्य तो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, और कहीं पाए जाते हैं राज्य? किसी कंट्री में राज्य पाए जाते हैं? कंट्री पाए वो तो हमने बता दिया वैसे, तो नहीं तो वैसे तो हाँ हाँ करते हैं। भाषा भी अलग है। हाँ, और यहाँ का सबसे मेन क्या है? कल्चर। यहाँ पे सभी धर्म के लोग कैसे होते हैं? एक समान। ऐसा तो नहीं हम लड़ लड़ के भगा देते हैं कि भैया हमारे यहाँ के नहीं हो तो चले जाओ यहाँ से, ये टोल बंद करो, ठीक है। जो विश्व के राष्ट्रों के बीच सहिष्णुता, सौहार्द और मित्रता और सहयोग का भावना पैदा करती है। हमारे लिए की पहचान क्या है? कोई भी आएगा हम उनको क्या करते हैं? भाई बहन मान के चलते हैं, ठीक है। हम उनमें एक अपनापन एहसास कराएंगे, ये नहीं है कि हम उनको आए और हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें। हमारी नागरिकता की पहचान क्या है? कि जो भी विदेशी मेहमान आएगा उनके साथ हम समान व्यवहार करेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, उनको अतिथि देवो भव बनाना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ की ये पहचान होती है, ठीक है। राष्ट्र के बीच प्रतियोगिता का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध था। आपने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा है? कब हुआ था? 1914 हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1945। तब भूमि इनमें क्या हुआ था? जब विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था? लड़ाई तो
है, सीधी बात है, युद्ध का मतलब ही है लड़ाई करना। वो तो उससे क्या होता है, कुछ घाटा होता है कि फायदा होता है, क्या कोई नुकसान हुआ? सैनिक मार जाते हैं। और जनहानि, आर्थिक खराब हो जाती है। चीजें खराब, आर्थिक संकट आ रहा है क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होते हैं, हथियार। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पैसे लगा लेते हैं, सरकार अपनी जमा कोष से पूंजी लगाती है, हथियार लेती है। अब हथियार हमारे तो बनते नहीं है, कहाँ से, बाहर से लेते हैं, ठीक है। और काफी जनसंख्या मारी जाती है, तो जनहानि ज्यादा मात्रा में नुकसान देती है। युद्ध से बचने के लिए लीग ऑफ नेशनल की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशनल की क्यों स्थापना की गई? ताकि युद्ध ना हो, आर्थिक संकट और जनहानि से बचे, ठीक है। इसमें सफलता नहीं मिली तो विश्व का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इसके युद्ध के बाद पर्यावरण से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ सुना है? इसकी स्थापना कब हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम जानते हो? कौन थे वो? हाँ, कौन? डॉक्टर राधाकृष्ण एक जन। जिसे हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं, जिनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। भूल जाते हो, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी सहयोग दिया था। समझ में आया? कुछ ऐसी नीति बनाई थी जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक गई। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान उसकी भौतिक शक्ति। कुछ बोला? क्या बोल रहा बताओ? तुम लोग पढ़ने नहीं आते, मैं लगता है सुनने आता है, ऐसा लगता है। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बात है, हमें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता क्यों होती है? दूसरे विदेशी शहर, विदेशी जो हमारी सिटी है या विदेशी जो जगह है, वहां से हमें सहभागिता करना, सद्भावना की जागरूकता करना, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें कई बाधाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। ऐसी शिक्षा का प्रसार प्रसार नहीं होगा। जब देश आजाद हुआ था तब क्या हमारी जो शिक्षा थी, क्या वो ज्यादा थी? 1947 में तो देश आजाद हुआ, ठीक है। उस टाइम शिक्षा वही कैसी थी? शिक्षा थी क्या? ठीक तो होती थी, ज्यादा को नहीं। जब भारत कैसा देश था? कृषि प्रधान, शिक्षा का कुछ भी स्तर नहीं था। सिर्फ भारत में कृषि प्रधान का भी जोर दिया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर निवास करते हैं? ग्रामीण जगह पे, ठीक है। 70% लोग ग्रामीण जगह पे निवास करते हैं और 30% शहरी जगह। तो अब 70% जब ग्रामीण जगह है तो वहाँ पर क्या होगी? खेती होगी। और लोगों का मूल काम क्या था? खेती करना। खेती से ही क्या करते थे? वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रोग्रेसिव शुरू हुई कृषि प्रधान से, जब हमने कच्चा माल प्राप्त किया, तब हमारे यहाँ पर फिर क्या आया? इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। औद्योगिकरण का विकास हुआ, क्योंकि अब हम माल को रख तो सकेंगे नहीं, खराब हो जाएगा। तो हमने फिर क्या करा, जब देश आजाद हुआ तो कृषि पर पहले जोर दिया गया, क्योंकि अब भारत को नई तरीके से चलाना है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो अब अभी भारत क्या है? बिखरा हुआ था, ठीक है। सब चीजें उथल पुथल थी, क्योंकि अभी सब लड़ाई झगड़े से निपटे थे। अभी हमारे यहाँ पे कोई स्टेट डिवाइडेशन कुछ भी नहीं था, सब बटा हुआ था। अब देश बट गया, दो भागों में बट गया था। कौन कौन से दो देशों में बटा था भारत उस टाइम? पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो पाकिस्तान का अपना देखना था, वो 14 अगस्त को हुआ था, और हमारा इंडिया 15 अगस्त। अब हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमारा कुछ भी मतलब नहीं। अब हमें सिर्फ क्या करना है? भारत के विकास पर जोर देना है, क्योंकि भारत अभी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि अभी सब क्रांतिकारी थे, सब थे। अब इसका प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, वही तो थे प्रधानमंत्री। कौन से थे वो? पहले के, दूसरे के, तीसरे? पहले, ठीक है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अब उन्होंने कहा कि अब मेन हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पिताजी जैसे थे ना। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? देश जो जनता है उसकी देखरेख करना,
उसको सब चीज़ें अवेलेबल कराना। तो अभी जब जब कृषि प्रधान देश है, अब उन्हें क्या करना है, भारत को चलाना है, क्योंकि अभी पूरा बिखरा हुआ है। तो कृषि प्रधान से करके उन्होंने एक योजना बनाई थी जिन्हें बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लानिंग को बोलो। 5 ईयर प्लानिंग को क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। सुना है? बस ऐसा बोलो तो सुना है। तो जब पंचवर्षीय योजना चलाई गई, क्यों चलाई गई पंचवर्षीय योजना? क्या जरूरत पड़ी है पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए? व्यवस्था सही हो जाएगी उससे। क्या व्यवस्था सही हो जाएगी? कोई योजना चलाते हैं, हमने कहा हमें एक योजना बनानी, तो उसमें हम कोई पॉइंट्स भी तो रखते हैं। डायरेक्टली योजना तो नाम नहीं रखते ना। आप घर चलाओगे तो उसके लिए पहले पॉइंट्स तो रखोगे। मान लो हमने आपसे कहा राशन की लिस्ट बनाओ, तो उसमें आप पॉइंट्स में ऐड करोगे ना कि मुझे ये चीज़ भी लानी है, ये चीज़ भी लानी है, इस चीज़ की कमी है। कौन सी चीज़ ज़्यादा है उसको हम कम लिखेंगे, कौन सी चीज़ कम है उसको हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो ऐसे ही जब हम कोई भी योजना बनाते हैं, प्लानिंग का मतलब होता है योजना, ठीक है। अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले रूल्स बनाते हैं कि हमें ये काम करना है और इतने % तक करना है, ठीक है। फिर उस पर हम जोड़ देते हैं। तो जब 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी, अब देश आजाद होगा तो 5 ईयर प्लानिंग कब से शुरू होगी? 1951 से, क्योंकि डायरेक्टली 47 से तो वो जोड़ेंगे। 3 साल तो हमारा ऐसे निकल गया समझने के लिए। 1991 से हमने शुरू की, 5 साल के लिए रहेगी, ठीक है। 55 से 56 तक रहेगी। अब इनमें इसमें क्या क्या था, पहले कि हम कृषि पर जोड़ देंगे। सबसे पहले हमें कृषि पर ही जोड़ देना है, क्योंकि अभी भारत के पास कुछ भी नहीं है, अभी वो शहरीकरण की तरफ नहीं गया है। अभी सिर्फ उसके पास खेती का काम है, किसान पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उन पे खेती पे काम दे देंगे। जब खेती अच्छी हो जाएगी, उसका रेशियो भी रखा जाता है कि हमें इतने % मान लो उन्होंने कहा 3.4% तक हमें इतना उत्पादन करना है। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ नियम रखे जाते हैं, कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं जिन पे सरकार काम करेगी, ठीक है। जब अब यहाँ पे हमने कृषि कर ली तो क्या होगा, हमें कृषि से क्या होगा? कच्चा माल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कच्चे माल को हम घर पे रखेंगे क्या? कुछ तो करेंगे। तो जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, पहली में हमने खेती पर किया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिकरण पर विकास किया। अब हमें औद्योगिकरण पर विकास करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रियां और उद्योगों का निर्माण करना होगा। जब ये उद्योगों का निर्माण करेंगे, इसमें हम कच्चा माल लगा देंगे, तो फिर क्या आएगा? कच्चा माल अब हमने उद्योग बना लिए, माल हो गया, तो हम उत्पादन पर ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। आर्थिक विकास पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, भारत को आगे विकसित करना है, बढ़ाना है। अभी तो भारत कमजोर है ना, अभी स्टार्टिंग चल रही है। तो ये होती है पंचवर्षीय योजना का काम कि कैसे कैसे जैसे जैसे पॉइंट शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे शुरू हो जाते हैं। अब 1962 में और 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत बांग्लादेश युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो ज्यादा मात्रा में नुकसान होगा, तो यहाँ पर क्या आया था, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। जब क्योंकि गरीबी आ गई थी, जब ज्यादा युद्ध होता है तो जनहानि होती है और आर्थिक संकट आता है। तो अब गरीबी आ गई, लोग भूखमरे हो गए, इसलिए यहाँ पे जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब इंदिरा गांधी ने लगाया था गरीबी हटाओ का नारा। इसलिए गरीबी हटाओ का नारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बस सुनते रहते हो। हमने कई बार कहा है कि पूरी पंचवर्षीय योजना याद करके आना, लेकिन करना ही नहीं है, बस मुंडी हिलाते रहना। करके आना पूरी पंचवर्षीय योजना। कितनी टोटल पंचवर्षीय योजना हो चुकी है? 5 साल में हमारी बात है तो 1991 से स्टार्ट हुई, कितनी टोटल हुई है बताओ? लगभग क्या लगभग बताओ, किसको याद है? टोटल कितनी योजना हो चुकी है 5 ईयर की? 8 नहीं, किसी को रिमाइंड है? 11 गलत। अरे 12 मैं 10 या 12 10 या 12 एक्यूरेट बताओ। बताओ, किसी को नहीं आ रहा है? 10 तो नहीं हुए, 12, क्योंकि बीच बीच में अवकाश भी हुआ कुछ कारण से योजना नहीं चली। पढ़ के आना है खुद ही। चलो आगे को बता रहे हैं, तुम लोग किसी में टाइम वेस्ट करोगे। इतना समझ में आ गया?
ठीक है। हम लोग पढ़ते समझ में नहीं आती। ऐसे कैसे पढ़ते हो कि समझ में नहीं आता? हद कर दी। मैंने किताब नहीं रखा नेट तो रहता है ऐसे हैं कि बस रील देखने के लिए नेट रहता है कि इंस्टाग्राम में चलाने के लिए होता है? क्या वैसे मोबाइल में चलाते क्या क्या सच सच बता दो। यूट्यूब और पिक्चर बस पिक्चर ही तो काम आएगी। उत्तर में पिक्चर ही तो लिखोगे। क्या करते हैं? ये पिक्चर देखी। कौन सी पिक्चर देखते हो? युद्ध वाली, जय वीरू? तो काली दिखी नहीं। कौन सी आई? मैं भी सब पता है कौन सी पिक्चर आई है मुझे तो पता नहीं है। नहीं मैं वो ऐसे देख रही थोड़ी। हाँ टाइम पास ठीक है। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय अबोध की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अबोध का काम क्या है? हमने अपने राष्ट्रों में सौहार्द और सहिष्णुता की मित्रता के सहयोग की भावना प्रकट करना। जब हम दूसरे देशों से सहयोग और मित्रता रखेंगे तभी तो हम उनसे अपना क्या करेंगे? व्यापार ऐसा करेंगे। व्यापार अच्छा होगा तो भारत का क्या होगा? विकास होगा और भारत विकासशील देशों में गिनती जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे मेन बाधा क्या आती है? शिक्षा। शिक्षा होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें शिक्षा ही नहीं है तो क्या होगा? हम कुछ चीजें समझ पाएंगे? हमें उनके रूल्स रेगुलेशन समझ में आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय अबोध में बाधाएं प्रकट करने के लिए कुछ ऐसी बाधाएं आती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे शोषण की प्रवृत्ति। शोषण यानी क्या होता है? बताओ। शोषण वर्ड कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने लिखा होगा, इसको आंसरों में इंक्लूड किया होगा। शोषण होता है क्या? किसी चीज से वंचित रह जाता है। बताओ। हम किसी चीज से अभी से वंचित तो रह पढ़ नहीं आ जाना रहा, शोषण को कई बार पढ़ा होगा ना बेटा? किसी चीज से वंचित रह जाना नहीं। आपकी जो आपके मतलब आपके जो कर्तव्य या कुछ भी आपको जो दिए गए अधिकार उनका हनन होना, उनका आपको छीनना। कोई छीन लेना। मान लो आपको पढ़ने का अधिकार, आपको एक समान सबके साथ बैठने का अधिकार है, लेकिन आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये शोषण में आता है। ठीक है। ये होता है शोषण। हमने कहा आप भी ग्रेजुएशन पास है, ये भी ग्रेजुएशन, पर क्या होता है कभी कभी धर्म या जाति के आधार पर आपको वो भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? हनन होता है यानी शोषण होता है। इसको बोलेंगे हम शोषण। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अबोध में भारत में क्या आ जाएगी? शोषण की प्रवृत्ति, यानी शोषण की प्रवृत्ति से युद्ध की जड़ है। भागनाशा ये शोषण राष्ट्रीय शोषण के लिए उकसाता है। ठीक है। भागनाशा यानी क्या होगा? बताओ। फ्रस्ट्रेशंस यानी हमें मतलब फ्रस्ट्रेशंस यानी क्या होता है? बताओ। एक तरीके से किसी चीज पर गुस्सा, जब हमें कुछ ज्यादा गुस्सा आता है तो हम लड़ाई की उत्पत्ति करते हैं कि नहीं करते? फिर चाहे विदेशी युद्ध हो, दो देशों में युद्ध कब होगा? जब एक दूसरे की चीजों को ना समझ पा रहे हो और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें इनमें युद्ध करना है, तभी तो युद्ध होते हैं विदेशों में। विदेशों के युद्ध बड़े बड़े होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा उनसे फ्रस्ट्रेशन होती है। हम जो घर में युद्ध करते हैं वो अलग फ्रस्ट्रेशन है। घर की लड़ाई में ज्यादा नुकसान नहीं होता है, एक दूसरे के बारे में दिए जाते हैं या चीज नहीं दोगे, पर जो विदेशों के युद्ध हो गए वो ज्यादा, यही तो लड़ाई होती है। अब किसी गर्ल्स की लड़ाई करा तो क्या होगा? छोटी खींच जाएगी और लड़के की करा तो उनके कपड़े फटेंगे, ज्यादा दो चार मुक्के गलेंगे और क्या है, ये लड़ाई होती है। पर जो विदेशों की लड़ाई उनमें ये थोड़ी ना होगा सीधा बम बारूद गिरता है, वहां तुम्हारे ना चोटी की कपड़े की टेंशन है, सीधा एक बम गिराया और अपने देश को हानि हो। जो परमाणु बम वगैरह गिराए जाते हैं उनसे क्या एक इंसान को नुकसान होता है? कई हजारों मीटरों की संख्या में जो देश लगे हैं, जो छोटे छोटे गांव है, वो सब नुकसान होंगे। एनवायरमेंटल भी खराब होगा, आपको जो पर्यावरण है वो भी नुकसान होगा क्योंकि जो विषैली गैसें हैं वो नुकसान होगी। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इससे नुकसान होता है। कैसे कैसे होता है? इनको नुकसान कैसे होगा? जो विषैली गैसें हैं वो हमारे इसमें हवा में मिलेगी, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान देता है और आने वाली पीढ़ी विकलांग इसलिए होती है, कुपोषित इसलिए होती है, किसी के बॉडी पार्ट सही सिस्टम नहीं बन पाना, वो इन्हीं सब लक्षणों के कारण। ज्यादातर आपने देखा होगा जापान साइड, यहाँ के बच्चे कभी अलग अलग तरीके के होते हैं, वहाँ पे अधिकतर कुपोषित टाइप के होते हैं, नागासाकी ये सब वहाँ पे ऐसे ही। ठीक है। आया। दूसरा क्या आता है? शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की प्रेरणा। वैज्ञानिक पद्धति से
हमने प्रकृति पर तो विजय कर लिया, ठीक है, हमने नेचर पर विजय कर लिया, हमने काफ़ी चीज़ें प्रकृति को समझ लिया, उसकी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति को बढ़ा रहे हैं, ये हमने कर लिया क्योंकि साइंस के द्वारा। ऐसा नहीं कि डर है, साइंस क्या कहता है, आप पेड़ काट रहे हो उतनी मात्रा में पेड़ लगाओ। साइंस क्योंकि पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बस ऑक्सीजन देते हैं छाया देते हैं, और सबसे मेन कारण और क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, छाया माया ये तो नॉर्मल चीज़ हो वर्षा भी तो गई, और भी चीज़ इससे और इम्पोर्टेंट जिससे पेड़ों से तापमान नियंत्रण तो ऑक्सीजन तो वो तो बोलते हैं जो हमारा ओजोन है उससे बचाते हैं। इस पर क्या होता है, ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाव करता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही है पेड़ों का, पेड़ जितने होंगे उतनी ज्यादा ही हमारे ओजोन परत पे जो क्षेत्र हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि रेडिएशन कम होगा। अगर ये रेडिएशन बढ़ता रहा तो कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ओजोन लेयर में होल हो रहा है। सबसे ज्यादा मात्रा में आजकल कैंसर और स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बालों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसी के कारण। इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। ओजोन थोड़ा नीचे के ऊपर तुम तलगढ़ के नीचे रहते हो, हद करते हो। सूरज कहाँ है, नीचे है जमीन के, तो फिर चलो ठीक है, ये हो गया समझ में, ये आ गई। अंतरराष्ट्रीय बोधन परिभाषा में क्या आएंगी, अबोध एवं शिक्षा है। शिक्षा में क्या आएगा, शिक्षा क्या करता है, एक व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है, उसके बौद्धिक विकास करता है, उसके व्यवहारिक में भी परिवर्तन लाता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, बुरा। ऐसा नहीं है, अगर हम देखें बुरा तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि उसको चीजों की समझने में प्रॉब्लम। अगर हम पास्ट की बात करें और हम इनके प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की, तो ह्यूमंस की बात करते हैं, हमने ह्यूमंस की तुलना की है पास्ट और प्रेजेंट में। तो पहले मनुष्य पढ़ा नहीं था, तो क्या वो बैठा नहीं था, बातें करता था, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ चीजों में उनकी जो मेंटलिटी होती है वो पुरानी बातों पर ज्यादा रहती है, रीति रिवाजों पर ज्यादा चलती है। पर अगर हम आज की ह्यूमंस की बात करें जो पढ़े लिखे हैं, वो पुरानी चीजों को नकारेंगे, वो कहेंगे नहीं अब ऐसा नहीं होता। तो ये होता है शिक्षा से, ठीक है, क्योंकि जो अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं वही चीज सही होगी, वो उन्हीं को मान के चलेंगे, उन्हें ये लगता है हमारे पूर्वजों ने बनाई ये बात हमारे लिए बनाई। पर आज के अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं, अगर जो चीज बनाई थी ठीक है, पर उससे क्या हानि हो रही है ये भी नोटिस करनी चाहिए। हम उनमें भेदभाव अंतर सिखाते हैं, शिक्षा से ये असर पड़ता है, ठीक है। इतना है समझ में, तुम क्यों मुंडी ला रहे हो, तुम अपना नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ से क्यों अपने पे ध्यान दो, इस पे, ये तुम्हारा टॉप है। इतना है समझ में शिक्षा के बारे में। फिर आते हैं शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। शिक्षा के सिद्धांत में क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय की भावना प्रकट करना। एक तो इसका ये सिद्धांत है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय चीजों पर अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए, यानी कैसे, स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्रता दोनों ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते, हमें उनके लिए सद्भावना की विकार करनी, अगर वो आते हैं तो हमें उनका समान सत्कार करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा द्वारा व्यक्ति को स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षा एक राष्ट्र उसके मानव संबंधों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और मानव प्रेम, सहकारिता, सहयोग के सिद्धांत की शिक्षा ये हमारे लिए अहम महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणाली, ये इसमें तो आप लोग लोगों की शिक्षा के सिद्धांत में शिक्षा हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, एक टीचर का योगदान क्या होता है बताइए, शिक्षक का योगदान क्या आएगा इसमें, अध्यापक का योगदान, इसमें कौन बताएगा, कौन सा अध्यापक का योगदान, अध्यापक का योगदान किसमें, शिक्षा में। हाँ यही अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, समझाया क्या, हाँ बताओ। एजुकेशन होगी तो अगर हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भावना में बढ़ानी है एक बच्चे में, तो अध्यापक कैसे करेगा, अंतर्राष्ट्रीय
ये तो हमें पता बताएगा, पर बताएगा क्या, क्या समझाएगा वो एक स्टूडेंट को? ये अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से जो लोग आते हैं उनके प्रति सम्मान करना, उनका वहाँ की संस्कृति को अपनाना, वे वहाँ के मतलब अपनी संस्कृति बताना। अच्छा, विश्वरूपी कुटुंब सदस्य यानी कुटुंब यानी ये भाई बहन जैसे एकता। एकता। कुटुंब का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताओ। अच्छा, तब मुझे समझ में आएगा, तो समझ में आएगा कुटुंब का अर्थ क्या होता है। कुटुंब हमारा बनना भी होता है। कुटुंब मतलब परिवार, परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सब विश्वरूपी कुटुंब के सदस्य हैं, यानी हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर वो कहीं भी किसी भी विदेश का यात्री हो या सदस्य हो, हम उनको एक ही परिवार के सदस्य मानेंगे। ये नहीं मानेंगे कि वो बाहरी व्यक्ति है। अध्यापक का काम है हम सबको एक समान लेके चलना। ठीक है, स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। तो वो तो होगी जब करोगे नहीं। जैसे बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, उसको सीखने की प्रक्रिया बतानी होती है। ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देनी है। ये नहीं कि बस पेड़ पौधे होने चाहिए। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, सीधी बात। जो चैप्टर होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय भावना की बात कर रहे हैं तो हमें बालक को अंतर्राष्ट्रीय भावना के बारे में बताना है। ठीक है, ये नहीं तो उसे टेररिस्ट बनाना, ले जाओ और लड़ो। ठीक है, उसे आतंकवादी नहीं बनाना है, उसको नागरिक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है कि हम हमारे लिए सब एक है, हमें इनसे सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह बनाना। युद्ध क्यों नहीं करेंगे? नहीं हुआ मन का काम तो युद्ध तो करें। घर में लड़ाई कैसे होती है भाई बहनों में, क्यों होती है बताओ? वो तो एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही ब्लड है, पर क्यों लड़ाई होती है? तो ऐसे वो लड़ते हैं, उनका भी तो यही है। हमारे पाकिस्तान वाले क्यों युद्ध करते रहते हैं मतलब कश्मीर मांगने के लिए? तो अगर हम उन्हें दे दे तो लड़ाई बंद, पर हम कैसे दे सकते हैं? जो चीज नहीं देनी, क्योंकि नहीं देंगे ना, तो इसके लिए क्या होगा? तुम जबरदस्ती करोगे, हम मना करेंगे, तो अभी क्या होगा? युद्ध होगा। बस तुम पहले सीधे तरीके से मांगोगे, हम नहीं मानेंगे तो तुम दूसरे तरीका अपनाओगे। हमने उसको निरस्त कर दिया तो कहते अच्छा ये जीत गया, फिर रुक जाओ, फिर बता। फिर तुम और करोगे, तुम उसमें भी हम जीत गए तो अच्छा इसने हमें फिर साथ आया। इस तरीके से क्या होगा? दोष बनता है ना। ठीक है, मान लो कोई गेम ही है, आप गेम खेलते हो तो गेम में भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी। घर में तुमने हमारी गोटी कैसे मारी, कैसे किया? तो यही होता है लड़ाई झगड़े का कारण, कि अपने आप को ईगो को अड़ाना। हम ईगो जहाँ रखेंगे वहाँ लड़ाई होगी। अगर हमने ईगो हटा दिया, लेकिन ये नहीं कि हर जगह ईगो ना रखें, जहाँ जरूरत है वहाँ रखना होता है। अगर हम पाकिस्तान को अपना कश्मीर दे देंगे तो वो भी गलत है। हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए नहीं दे सकते, तो यहाँ पे लड़ाई चलती है। क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये है, जैसे यहाँ से है तो यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान आ जाती है बाकी लेने, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है। अब जम्मू कश्मीर यहाँ से लगा बॉर्डर है, ऐसे ही कर दो उसको, दिखाइए इतना तो कुछ समझ नहीं आता है ना। यहाँ पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान का कहना है कि ये बॉर्डर हमारा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सारे मुस्लिम हैं, कोई भी हिंदू नहीं, एक भी हिंदू नहीं है, कोई पंडित नहीं, सब मुसलमान है। कोई भी अगर हिंदू होगा तो वो मुसलमान ही रहे। ठीक है, हाँ, तो वो ये कहते हैं यहाँ सारी जनसंख्या मुसलमान की है तो हमारा हुआ, इसलिए वो डिमांड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर अलग नहीं था ना, सब पाकिस्तान से मिला था। बाद में जब आज़ाद हुआ तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये भी एरिया हमारे पास आ जाएगा तो इंडिया का नक्शा इतना हो जाएगा। अब ये नक्शा तो अच्छा लगेगा नहीं, हमारी गर्दन नीचे नहीं है, तो इस वजह से ये होते रहते हैं। वो फालतू की डिमांड कर रहा है, हम कैसे डिमांड कर सकते हैं? अपना सर झुकाना चाहता है, कैसे झुका देते हैं? सर झुकाना नहीं चाह रहा है, वो एरिया मांग रहा है। अभी हमारे भारत में ये जम्मू कश्मीर जुड़ा है, अगर अभी हम पाकिस्तान को दे देंगे तो वो तो पाकिस्तान का इतना एरिया हो जाएगा। जब हमारा नक्शा बनेगा तो फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम आधा नक्शा बनाएंगे ना, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, वो पाकिस्तान के देश में चला गया। इसलिए तो इस वजह से ये चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। ये बात इसलिए वो मानते रहते, क्योंकि यहाँ पे सारी जनसंख्या
जम्मू कश्मीर का अलग ही कानून है, हमारा वाला कानून नहीं चलता, वहाँ कानून अलग है। कश्मीर में लगे अपने ने तो 370 का नीचे लगाया गया है ना, वहाँ का कानून अलग है, वहाँ के कानून अलग बनाए गए जम्मू कश्मीर के लिए, इसलिए अलग से ही वहाँ के कानून बने हैं पहले से। है तो हमारा ही, वहाँ पे सारे मुसलमान हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एक पेज और है, ये चैप्टर खत्म। इसमें कुछ पॉइंट है जो अंडरलाइन करते रहना, पेंसिल बोलते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए प्रयास, ठीक है, ये हेडिंग है, तो इसमें अंडरलाइन करो। 17वीं शताब्दी में कॉमनियंस के पेनोसॉफिक कॉलेज की स्थापना का विचार किया गया, ठीक है। इस संदर्भ में कॉमनी महोदय का कहना है कि विद्यालयों में सारे विश्व से आए विद्यार्थी स्थायी और पराशांति के लिए क्रियाशील रहेंगे, यानी जो विदेश से पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना है, हम उनके लिए तत्पर आगे रहेंगे, ठीक है। 1912 में अमेरिका के प्रेसिडेंट टाफ्ट का कहना है हैग में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाने का प्रयत्न किया गया और कुछ अवरोधों की वजह से उन्हें इस प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। 1914 में विश्व युद्ध हुआ, ये अंडरलाइन करो, भूल जाते हो, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात श्रीमती एंड्रूज ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। क्वेश्चन आता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की? ठीक है। 1926 में कमीशन इंटेलेक्चुअल्स कॉर्पोरेशंस की स्थापना की गई। उसके बाद नीचे आओ, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यूएनओ। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रपत्र धारा 1 चार्टर अध्याय 1 को स्वीकृत किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के शैक्षिक महत्व का वर्णन किया। इनके क्या क्या पॉइंट थे? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति हेतु सभी राष्ट्रों को सहयोग से उपयुक्त साधन जुटाना। दूसरा, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय झगड़े निपटाना, ठीक है। राष्ट्र के पारस्परिक मैत्री एवं सर्वव्यापक शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र की नीति निर्धारण का अधिकार देना। और लास्ट है, जाति, भाषा, लिंग आदि धर्म को बुलाकर एकता रखना, ठीक है। ये पॉइंट। अब यूनेस्को का प्रयास क्या कह रहा? इसमें कंट्री मिलती है, ये एक संगठन का नाम है यूनेस्को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति की स्थापना की गई। किसने? यूनेस्को ने। इनका काम क्या है? विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक ज्ञान अवरोध पैदा करना, संस्कृति और शिक्षा का प्रयास करना, ठीक है। यानी हमें कल्चर भी बढ़ाना और शिक्षा को भी बढ़ाना। बाकी ये पॉइंट है, पढ़ लेना कि यूनेस्को में शिक्षा संगोष्ठी क्या होती है। ये वाले तो पढ़ लेना, ये आपका चैप्टर खत्म। इसमें 1974 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर विचार करते हुए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी यानी सेमिनार, हाँ। सेमिनार में क्या देते हैं? सामाजिक विज्ञानों की शिक्षा हेतु विश्व के सभी प्रधान अंगों पर ध्यान दिया है। सेमिनार हमने बोला था, एक सेमिनार क्या होता है, समझो। सेमिनार को हमने एक टॉपिक दिया, कोई बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, उस पर एक गोष्ठी रखी जाती है, जिसे हम सेमिनार बोलते हैं। यहाँ पे कई एक्सपर्ट आते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हो, ऐसे नहीं कि किसी को भी हमने बुला लिया, और एक टॉपिक होता है, फिर एक किताब छपी जाती है। जैसे आपको बोलना है कि मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आप रिटर्न करेंगे, फिर उसको बुक में इंक्लूड करेंगे, आपका नाम होगा और आप उसके बारे में स्पीच भी देंगे कि ये जो, जैसे इनका क्या है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हमने एक टॉपिक रखा, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन। हाँ, हमने इंटरनेशनल एजुकेशन एक टॉपिक रखा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताएंगे लोगों को कि इससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं, वो चीज़ होती है। फिर एक सेमिनार होता है जिसमें कई लोग भाग लेते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के सेमिनार होते हैं। कभी अटेंड किए? वैसे नहीं किया। तुमने अटेंड किया सेमिनार? सेमिनार अटेंड किए कभी? किसी ने भी नहीं किया था? स्कूल में नहीं होते, कॉलेजेस में होते। वैसे हमने सोचा इस कॉलेज में एक सेमिनार करना।
उसके लिए एक टॉपिक देंगे, उस हिसाब से फिर बुक छपाएंगे कॉलेज की जब ये हाल के काम नहीं हो सकते, थोड़ा लंबी टाइम है process ना है। बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा कल का चैप्टर पढ़ के आना, मानव संधान विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, ये पढ़ के आना, कल पूछेंगे। खाली पढ़ते हैं।